Once again, good morning all. Let's continue with structure of atoms. ठीक है, structure of atoms. Now, first let me ask you, we must have seen a lot of models of atom. ठीक है, तुम लोगों ने टीवी पे देखा होगा, कभी किसी किसी मूवी में देखा होगा या फिर किसी कार्टून में देखा होगा. तो sometimes they show it like this, sometimes they show it like this. ठीक है, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज और उसके बाजू में कौन रिवॉल्व करेंगे, तो some electrons are revolving around here. ठीक है, तो इसके आजू बाजू में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे कुछ. ठीक है, एंड समटाइम्स दे शो इट लाइक दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज, ऐसे 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 कभी देखा है तुम लोगों ने? अभी और एक बार नहीं होगा. तो थर्ड वन इज समथिंग लाइक दिस. ऐसे, ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं. एंड इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं जो रिवॉल्व करते हुए दिखाता है. ठीक है, नाउ amongst these two, what do you think, which one is correct, which model looks correct? क्या लग रहा है, मतलब इन दोनों में कौन सा मॉडल तुम लोगों को ज्यादा करेक्ट लग रहा है या फिर ज्यादा सेंस बन रहा है? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं पहला वाला, कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड वाला, 3D वाला. ओके, तो अभी बहुत सारे लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग फिर भी अभी भी लेफ्ट साइड सेकंड वाले पे भी है. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, अगर टू बी ऑनेस्ट विथ यू, दीज both of these models are not perfectly correct, both of these are wrong. एक्चुअली ये दोनों के दोनों जो है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है और पूरी तरह से रॉन्ग भी नहीं है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं, यही विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एटम दिखता कैसे है, एक्चुअली एक एटम एग्जैक्टली दिखता कैसे है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. ओके, तो अगेन रिमेंबर दिस, बोथ ऑफ दिस मॉडल्स आर नॉट करेक्ट. ठीक है, एंड ऑल्सो दे आर नॉट 100% रॉन्ग. ठीक है, इसे नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को. ठीक है, ओके ना, अगर ये दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है तो एग्जैक्टली मॉडल कैसे दिखता है या फिर एग्जैक्ट एटम कैसे दिखता है, तो ये हम लोगों को इस चैप्टर में विजुअलाइज करना है. ठीक है, एंड चलो देखते हैं, इस चैप्टर के एंडिंग तक हम लोग एटलीस्ट एक एटम विजुअलाइज कर सकने चाहिए. ठीक है, कि एटम दिखता कैसे है. तो पहले हम लोग इस चैप्टर में कंटेंट पढ़ने के वाले वो देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये जस्ट लेआउट है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे. ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो जिससे हर एक चीज बनी रहेगी. एंड एटम किससे बना है, तो एटम इलेक्ट्रॉन से बना है. करेक्ट बोल रहे हो मितांश, इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है, एंड थर्ड इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई भाई, वो भी तो हम लोगों को देखना पड़ेगा. डायरेक्ट एटम का स्ट्रक्चर देखिए कैसे पता चलेगा. पहले हम लोगों ने इस एटम क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है. ठीक है, वो सब हम लोगों को देखना पड़ेगा. नाउ थर्ड वन इज arrangement of these fundamental particles of electron, proton or neutron, how they are arranged in our atom, that we are going to see. The third point is arrangement of fundamental particles. Now in this we are going to learn 4 subtopics. ठीक है, number 1
सबसे पहली एटम की अरेंजमेंट किसने प्रेडिक्ट की थी या फिर किसने प्रपोज की थी? तो द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज जे थॉमसन। तो थॉमसन्स मॉडल, नंबर वन इज थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हम लोगों को फर्स्ट मॉडल दिया, तो थॉमसन्स मॉडल। नंबर टू इज रदरफोर्ड, ये तो सबको पता होगा, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, करेक्ट बोल रहा हूं मितांश, रदरफोर्ड्स मॉडल। नंबर थ्री इज, सानी का करेक्ट है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। एंड लास्ट, जो आज तक तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लास्ट जो करेक्ट बोल रहे हो, है ना, हम लोग सिर्फ अभी टॉपिक्स के नाम लिख रहे हैं, बट हाँ वी कॉल इट एज थॉमसन वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो फोर्थ वन जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। ओके, तो ये चार सब टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इनके अलावा, अब इन तीन मेजर टॉपिक्स के अलावा हम लोग और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो और बहुत सारे कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ओके, वेरी नाइस दिया, तुम लोगों को ये पहले से हो गया है गेस। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नंबर टू हम लोग देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर टू हम लोग देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाय द वे इसको ढूंढा किसने था, मतलब हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसी को पता है? तो इसका इन्वेंशन आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, एंड आइंस्टाइन को 1921 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो इसी की वजह से मिला था। देन थर्ड वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, थर्ड वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एंड इसकी खोज की थी डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। ठीक है, अब डी ब्रॉगली की थियरी भी बहुत अच्छी है, एंड उनकी हिस्ट्री, मतलब डी ब्रॉगली की एक्चुअल हिस्ट्री जो है वो भी बहुत अच्छी है, तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। थर्ड वन इज हाइजेनबर्ग्स। तुम लोगों ने हाइजेनबर्ग का नाम सुना है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी नाइस। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड लास्ट टॉपिक इज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, क्वांटम नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना। ठीक है, तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स एक एक करके देखने वाले हैं। ओके, राइट नाउ ये थोड़ा लेआउट लिख दो, ये जरा लिख दो। इस चैप्टर में हम लोग इतनी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। गाइस ये लिखने के लिए मैंने टाइम दिया है, इसलिए मैंने जस्ट वीडियो ऑफ करके रखा है। एंड रिगार्डिंग न्यू बुक, जस्ट तुम लोग अगर दो सेपरेट बुक्स रखोगे तो अच्छा होगा, नोट्स अच्छी तरह से बना पाओगे। जितना हो सके उतना नोट्स क्लीन एंड टाइडी बनाना। ओके, तो सी दिस इज द कंटेंट, मैं तुम लोगों को बाद में ये पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, तो तुम लोग वापस लिख पाओगे ही। अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है, ये इसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वैसे भी स्टार्टिंग का जस्ट कंटेंट है, इंट्रोडक्शन ही है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। एंड फर्स्ट हम लोगों को थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड चीज है जो मोल कंसेप्ट में आती है, तो देखते हैं तुम लोगों को मोल कंसेप्ट की कितनी चीजें पता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी,
how many particles are present in 1 mole? How many particles are present in 1 mole? 1 mole contains how many particles? Very nice. 6.022 into 10 raised to 23. Perfect. ठीक है, तो 1 mole contains 6.022 into 10 raised to 23 particles. ठीक है, and this is also called as Avogadro's number. Na. Okay, ये तुम लोगों को पता है. अब मुझे बताओ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये पता है क्या? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है? वेरी नाइस मितांश. तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. 1 electron contains 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. Perfect. अब देखो ये दो इंफॉर्मेशन अगर मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, एंड इस पे से अगर मैं तुम लोगों को पूछूं, इस दो इंफॉर्मेशन से अगर मैं तुम लोगों को पूछूं what is the charge on 1 mole of electron, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs एंड एक मोल में 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स. तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये कर पाओगे क्या तुम लोग? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो सानिका. मितांश करेक्ट है, तुषार करेक्ट आंसर है. ओके, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तो एवोगैड्रोस नंबर से Na को से हम लोग 1.6 into 10 raised to minus 19 को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज और एक मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. ये सबको ग्रास्प हो रहा है क्या? इसमें किसी कुछ डाउट? तो व्हाट आई विल डू, मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10 raised to minus 19. इसे मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 into 10 raised to 23 से. ठीक है, अरे वाह, कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर भी भेज दिया. तो मल्टीप्लीकेशन, आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन कम्स अराउंड, मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, लिखने के लिए मैं तुम लोगों को टाइम दे दूंगा. तो अभी इधर से मैं तुम लोगों को लिखने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा. एंड इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल टू राइट विथ मी, अगर तुम लोगों को हो रहा है मेरे साथ, तुम लोग लिख पा रहे हो, तो डेफिनेटली यू गाइज कैन राइट. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखो इन दोनों की जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों को आंसर क्या आएगा, तो हम लोगों को आंसर मिलता है 9.6352. ठीक है, 9.6352 इनटू, देखो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की, एंड बाद में पावर टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी. तो 10 raised to minus 19 into 10 raised to 23 क्या हो जाएगा? 10 raised to 23 minus 19 और आंसर हो जाएगा 10 raised to 4. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब होगा, याद रखो दिस इज प्लस 23, दिस इज माइनस 19, तो आंसर +4 आएगा. अब इन दोनों की जब हम लोग एडिशन करेंगे, सॉरी एडिशन बोल रहा हूं, इन दोनों का भी हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेकंड स्टेप वाले का, तो तुम लोगों को आंसर आएगा 96352. अब मुझे इसका यूनिट चाहिए, मुझे बताओ इसका यूनिट क्या आएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो तुषार. तो अब देखो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज क्या लगा था? कूलम्स लगाया था. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज क्या आएगा? कूलम्स ही आएगा. ठीक है, जिसने कूलम्स आंसर दिया था, कबीर, सानिका करेक्ट आंसर था, कनक करेक्ट आंसर था, कौस्तुभ, प्रयाग, आदित्य. ठीक है, तो याद रखो हम लोगों ने क्या किया. अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि एक मैंगो, 1 मैंगो इज ऑफ 10 रुपीज. ठीक है, तो 6.022 मतलब 1 मोल मैंगो. ठीक है, 6.022 इंटू 10 raised to 23 मैंगोस कितने के? तो तुम लोग डायरेक्ट क्या बोलोगे, एक की प्राइस अगर इतनी है तो 6.022 की कितनी हो जाएगी? 6.022 मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, जिसे हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं. हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 6.022 इंटू 10 raised to 24 रुपीज.
तो एक मैंगो का जो यूनिट था वही यहाँ पे लगने वाला है, मतलब जिन्होंने यूनिट ड्रॉ था ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक मैंगो अगर 10 रुपए का है तो एक मोल मैंगोस की भी कीमत 10 रुपीज में ही आने वाली है। कितने रुपए कितने में आएगी, तो रुपीज में ही आएगी। क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, मैं यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर कुलम्स में चार्ज है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुलम्स में ही चार्ज आएगा। ये फॉलो हुआ कि सबको यूनिट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, इसे अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो मैं इसे 96500 कूलम ऐसे बोल सकता हूँ क्या? चल के चलेगा ये? ठीक है, एंड इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, इस क्वांटिटी को 96500 कूलम, इससे हम लोगों के पास एक अलग से इसका एक यूनिट है, किसी को पता है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या, या ब्रेक हो रही है बीच बीच में? एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, आई गेस आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार चेक करना। ओके, तो 96500 कूलम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये फाइंड आउट किया था, तो उनके इस नाम पे 1 फैराडे। ठीक है, तो ये एक तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is 96500 कूलम, विच इज नथिंग बट 1 फैराडे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। बाय द वे, और एक छोटी सी चीज, इस क्वांटिटी को भी हम लोगों के पास एक यूनिट है, इसे हम लोग बोलते हैं 1 ई, नथिंग एल्स, 1 ई। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ई, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोगों को यूज होने वाली है। लिख दो, देन विल स्टार्ट विद डाल्टन थियरी। गाइस, स्पीड प्रॉपर लग रही है, फास्ट लग रही है, या स्लो लग रही है? ओके, वेरी नाइस, लिख के हो गया। गुड। बाय द वे, जो कोई मोबाइल पे है एंड मतलब जूम मीटिंग मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, यू गाइस कैन जूम, जस्ट पिंच इनटू योर स्क्रीन, अगर दिख रहा नहीं होगा तो। दिस इज 1 एफ, 1 फैराडे, एफ। चलो कंटिन्यू करें क्या? अगर किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करना जरा। ओके, सबको हैंड रेस का ऑप्शन पता है ना क्या होता है? ओके, चलो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी भी बाकी है लिखना। चलो, आई गेस सफिशिएंट टाइम मिल गया होगा तुम लोगों को लिखने के लिए। एंड अगेन तुम लोगों को इसकी फाइल मिल जाएगी, उसकी भी कोई टेंशन मत लेना। ये पूरा जो मैंने लिखा है वो तुम लोगों को फाइल के फॉर्मेट में एक मैं सेंड कर दूंगा, सो दैट अगर कुछ लिखना बाकी हो गया होगा तो तुम लोग कॉपी कर पाओ। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। नाउ, डाल्टन, फर्स्ट ऑफ ऑल, डाल्टन वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ठीक है, इतना याद रखो। ही वाज अ इंग्लिश टीचर एंड
ही गेव अ पोस्टुलेट, ठीक है, और एल्स ही वाज, वी कैन से ही वाज अ फिलोसोफर, ठीक है। उन्होंने, उनको कुछ लगा कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने लोगों को बताया, एंड देन पीपल फेल्ट लाइक ओके दिस गाय इज करेक्ट एंड वी कैन फॉलो हिम, ठीक है। तो व्हाटएवर ही गेव वाज assumed to be correct at that time. Let me repeat, it was assumed to be correct at that time. अब वो 100% करेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है। तो चलो एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला था। तो सबसे पहले डेमोक्रिटस करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हम लोगों को वर्ड दिया था अटोमियो, जिन्होंने हमें वर्ड दिया था atomio. Now, can you tell me what is the meaning of word atomio? What is the meaning of word atomio? Atomio, ठीक है। तो atomio means indivisible. Very nice. So the substance which is indivisible, ठीक है, the substance which is indivisible, we cannot divide it in half, is called as atomio, ठीक है। तो indivisible means atomio. एंड ये वर्ड किसने दिया था? तो डेमोक्रिटस ने दिया था। अब डेमोक्रिटस तो एक साइंटिस्ट भी नहीं थे, वो भी एक फिलोसोफर थे, ठीक है। तो बहुत साल पहले, इसके भी पहले इंडिया में भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमारा टेक्स्ट बुक में नहीं रहता, बट वी शुड एटलीस्ट नो अबाउट हिम। तो इंडिया में भी ऐसे कोई एक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट बोलना गलत हो जाएगा, तो इवन दैट गाय वाज अ फिलोसोफर, जिन्होंने हम लोगों को अटोमियो इस वर्ड को पहले से देकर रखा था संस्कृत में। ओके सारिता मितांश करेक्ट बोल रहे हो। तो हिज नेम वाज महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद। एंड इन्होंने भी हम लोगों को सेम कंसेप्ट दिया था, एंड ही टोल्ड अस परमाणु, एंड मीनिंग ऑफ परमाणु इज नथिंग बट इनडिविजिबल, ठीक है। तो अगेन वी डोंट स्टडी दिस बट एटलीस्ट वी शुड नो दिस, ठीक है। हम लोगों को पता तो रहना चाहिए एटलीस्ट। तो महर्षि कणाद उनका नाम था, ही गेव अस द नेम परमाणु विच मीन्स इनडिविजिबल, एंड परमाणु कंबाइंस टू फॉर्म अणुज, ठीक है। तो मतलब एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जैसे वैसे परमाणु कंबाइंस टू फॉर्म अणु। तो एनी हम लोग हमारे कल्चर को स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब करते ही नहीं कभी अनलकीली। तो वापस आ जाते डाल्टन एटॉमिक थियरी के ऊपर। तो डाल्टन ने भी अटोमियो इस वर्ड को जरा और एक्सपांड कर दिया। ही सेड he said the smallest indivisible and indestructible and indestructible part of an element is is called as atom, ठीक है। so the smallest and the one which is indivisible and indestructible, we cannot divide it, also we cannot destroy it, that part of an element is called as an atom, ठीक है। तो देखो, let's assume I have a nickel metal bar, ठीक है, I have a nickel metal bar, एक छोटा सा निकल के मेटल्स का मेरे पास एक बार है, एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्यू एटम्स। अब बहुत छोटा है, इट इज मेड अप ऑफ फ्यू एटम्स, 1 2 ओके। तो नीचे भी बना लेते हैं, नीचे भी बना लेते हैं। नाउ इफ आई स्टार्ट कटिंग दिस, इफ आई स्टार्ट कटिंग दिस, तो ये हम लोगों ने ऐसे बीच में से स्लाइस कर दिया, चैन, ठीक है। तो yes Ananya, we'll come towards it later on, you are correct, actually that is the limitation of our theory। तो देखो, इसको मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया, ओके फाइन, वी कैन कट इट। नाउ मैंने इसको वापस बीच में से देखो कट कर दिया, तो ठीक है, तो वापस एक बार कट हो गया, वेरी नाइस। अब मैं अगर वापस इसको कट करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं, और मैंने और एक छोटा सा पीस इसका कट कर दिया वैसे ही, अब मुझे बताओ, मैं दुनिया का कितना भी छोटा मैं दुनिया का कितना भी छोटा नाइफ ले लूं या कुछ भी कर लूं, मैं अब इसके बाद इसको कट कर पाऊंगा क्या? मैं अब इसके बाद इसे कट कर पाऊंगा क्या? तो सी, नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो देयर इज अ लिमिट इन डिवीजन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, देयर इज अ लिमिट इन डिवीजन ऑफ एनी एलिमेंट, एंड इट शुड बी एलिमेंट। याद रखो, मैं एलिमेंट ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब क्या? एलिमेंट मीन्स
वो अकेला एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके साथ और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्स को हम लोग कट करते गए तो एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पे जिसके बाद वो कट डाउन नहीं हो पाएगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एन एटम। ठीक है, तो इट इज क्वाइट सिंपल, दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है ना, दिस सेकेंड रूल। अब मुझे बताओ, यहाँ पे निकल का एटम है, उसके बाजू में मैंने हाइड्रोजन कार्बन का एटम ले लिया, समझ लो। मुझे बताओ विच वन इज बिगर इन बिटवीन कार्बन एंड निकल, क्या लगता है विच वन इज बिगर इन बिटवीन कार्बन एंड निकल? कार्बन और निकल में विच वन इज बिगर? तो निकल इज बिगर, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में बहुत पहले आता है और निकल बहुत बाद में आता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाती है, तुम लोगों को पता होगा पहले से। ठीक है, तो कार्बन अगर देखोगे तो कार्बन और निकल में कार्बन की साइज थोड़ी सी छोटी होगी, कार्बन की साइज थोड़ी सी छोटी होगी, कार्बन की साइज थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, एंड कंपैरेटिवली निकल की साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो यही हम लोगों का सेकंड पॉस्टुलेट है, यही हम लोगों का सेकंड पॉस्टुलेट है। अब मुझे बताओ, अगर सेम एलिमेंट का एटम है, अगर सेम एलिमेंट्स के एटम अगर हम लोग देखेंगे, तो डू दे हैव सेम साइज? डू दे हैव सेम साइज? तो डेफिनेटली दे हैव सेम साइज। डू विल दे हैव सेम मास? विल दे हैव सेम मास? So I guess yep, if they have same size, then they should have same mass, correct? And finally, if their nature same, if their nature same, if their size is same, even their mass is same, so I guess their nature should be same, correct? So this is our second postulate, that elements of same atoms, sorry, उल्टा बोल दिया, atoms of same element, atoms of same element have सेम साइज, दोनों की साइज सेम रहने वाली है, सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बट बट व्हाट अबाउट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। now if we'll compare atoms of different element, for example carbon and nickel, so both of them will have different size, different mass and different chemical properties. So atoms of different elements differ from each other. ठीक है, is my screen is lagging? ना, आई गेस इट इज प्रॉपर, मतलब मैंने बाजू में एक मोबाइल भी रखा है सो दैट आई कैन फॉलो माई सेल्फ। ओके, इट्स क्लियर ना? अगर किसी को ऐसे लग रहा होगा तो आपकी तरफ से थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, जरा एक बार चेक कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब समझो, मेरे पास एक कार्बन का एटम है, ठीक है, एंड मेरे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। याद रखो, ऑक्सीजन का एटम नहीं रहता, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहता है, बिकॉज ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में रहता है। गाइस, इज इट क्लियर? एलिमेंट या फिर एटम अगर हम लोग बोलेंगे तो वो सिंगल एंटिटी रहती है, एंड अगर हम लोग मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो इट कंटेन्स मोर देन वन एटम। ठीक है, तो दिस इज मोर देन वन एटम, तो दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज अ सिंगल एटम, दिस इज अ सिंगल एटम। ठीक है, अब these two, when they will combine, they will form what? Carbon and oxygen, carbon and oxygen, these two, when they will combine, they will form what they will form? Very nice, करेक्ट आंसर है। दिया करेक्ट, आदित्य करेक्ट, मितांश करेक्ट, तनिया करेक्ट, अमेय करेक्ट। बट मुझे ना, मतलब तुम लोगों ने सबने कार्बन डाइऑक्साइड आंसर दिए, वेरी नाइस, बट मुझे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। क्या लगता है, मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है क्या? हाँ, करेक्ट बोल रहे हो सानिका। तो इट कैन ऑल्सो फॉर्म कबीर, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड है, करेक्ट, करेक्ट है आदित्य, करेक्ट हो। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड है, एक कार्बन एंड सिंगल ऑक्सीजन। नंबर वन इज कार्बन,
and single oxygen, and number 2 is carbon and 2 oxygens. Now first one is carbon monoxide, first one is carbon monoxide and second one is carbon dioxide. ठीक है, तो अब मुझे बताओ जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे, देखो आप ये दो जो है इन्हें हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट. Why these are called as element? Because only single kind of atom is present. ठीक है, अगर सिर्फ कार्बन है then it is a element of carbon. अगर सिर्फ ऑक्सीजन है then also it is a element of carbon. They are pure substances. करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है. तो if they are pure substances then we call them as elements. बट अगर वो कंबाइन होना स्टार्ट हो गए, दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होना स्टार्ट हो गए, दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम्स कंबाइन होना स्टार्ट हो गए, करेक्ट बोल रहे हो मितांश, then they are called as compounds, then they are called as compounds. Very nice. ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये ऐसे रैंडमली कनेक्ट हो जाते हैं क्या? मुझे बताओ, अभी मैंने बोला कि पहला CO था फिर CO2 बना, तो ठीक है अब CO3 बनेगा, ऐसे होता है क्या? बाद में CO4 बन जाएगा, CO5 बन जाएगा, ऐसे होते जाएगा क्या? ऐसे होगा क्या? नो, करेक्ट. So they combine in a fixed ratio. They combine in a fixed ratio, and which is either 1:1 या फिर 1:2. एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, और else one carbon will combine with 2 oxygen, but not more than that. Is it fixed? Correct बोल रहे हो इशिता? So this is our third postulate, that atoms of different elements combines in fixed ratio to form compounds. ठीक है, तो गाइस सब लोग मेरे साथ ही थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे हो ना, बिकॉज मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा ही कुछ लिख रहा हूँ, तो इट इज बेटर कि तुम लोग मेरे साथ थोड़ा लिखो, हम लोग थोड़ा अच्छा पेस मेंटेन कर पाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ ये थर्ड पॉस्टुलेट था, ठीक है, दिस इज आवर थर्ड पॉस्टुलेट. इट इज क्वाइट इजी. नाउ फोर्थ एंड लास्ट atoms can neither be created nor destroyed. We can never create them and we can never destroy them. ठीक है, तो this is our fourth law. This is not law of conservation of mass. law of conservation of mass is quite different, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, तो तुम लोगों को ड्राइंग दैट इज टोटली अप टू यू गाइस. ठीक है, ये जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ वो बनानी है नहीं बनानी है, बिकॉज एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ तुम लोगों को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनानी है, नोट्स अच्छे लिखने के लिए बनाना है. डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ देम. ठीक है, नोट्स अच्छे बनेंगे तुम लोगों के, एंड आई विल प्रेफर इफ यू ड्रॉ देम. ठीक है, चलो किसी का अगर लिखना बाकी होगा, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, कैचअप करने के लिए, लिख दो. ओके, चलो लगे हाथ अभी इस थियोरी के लिमिटेशंस भी देखते हैं. ठीक है, अब देखो डाल्टन ने जब ये बताया तो इट वाज अर्ली 1800 था. ठीक है, 1800 सेंचुरी के बिगिनिंग में ये बताया गया था, एंड तभी हम लोगों को किधर कुछ ज्यादा पता था. ठीक है, तो एवरीवन फेल्ट के लिए कि दिस इज क्वाइट एक्यूरेट, इट फील्स क्वाइट एक्यूरेट, एंड इसमें मतलब ऑब्जेक्शन लेने जैसा कुछ लग रहा ही नहीं था उस टाइम पे. ठीक है, बट देन वी केप्ट ऑन डिस्कवरिंग अदर थिंग्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने चीजें डिस्कवर करना स्टार्ट किया, एंड फिर हम लोगों को मिली इस थियोरी के लिमिटेशन. अब पहला लिमिटेशन था, देखो हम लोगों ने पोस्टुलेट में क्या बताया, पॉइंट्स में क्या लिखा, एटम इज इनडिविजिबल. हम लोग एटम को कभी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, बट एटम कैन बी डिवाइडेड. एटम्स किस किस में डिवाइड कर सकते हैं? एटम कैन बी डिवाइडेड किसमें डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? डिवाइडेड इनटू परफेक्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन.
एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये पहला हम लोगों का लिमिटेशन आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज एंड मास। ये भी पॉइंट गलत है। मुझे बताओ, एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट हो सकता है क्या? एक ही एलिमेंट, हाँ वेदांश करेक्ट बोल रहे हो, नियति करेक्ट है, वेद करेक्ट आंसर है। ओके, तो जूही करेक्ट आंसर है। तो देखो, एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास सेम हो सकता है। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स atoms of same element but different mass, ठीक है। isotopes are atoms of same element, same element but different mass। अब नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। ये बहुत टाइम तक हम लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि ये हमेशा फिक्स रेशियो में ही मिलेंगे, बट उसके बाद हम लोगों को मिले, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे जाके रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। बट we came to know about stoichiometric, stoichio non stoichiometric compounds, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स? तो देखो, अगर हम लोगों के पास कंपाउंड ऐसा है FeO, एक आयन के लिए एक ऑक्सीजन, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 1:1, ठीक है। जरा नजदीक लिख देते हैं, FeO इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक, इसे हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। बट अगर कंपाउंड ऐसे आ गया Fe0.93O, तो इसे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक बोलेंगे क्या? यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 0.93:1। एक आयन के लिए 0.93, एक ऑक्सीजन के लिए 0.93 आयन प्रेजेंट है। इज इट स्टोइकोमेट्रिक? इसका कोइफिशिएंट जो है, इसके कोइफिशिएंट्स जो है, वो प्रॉपर होल नंबर इंटीजर्स है क्या? डेफिनेटली दे आर नॉट। तो दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो जो चीज जो चीज फिक्स रेशियो में होनी चाहिए थी, वो अभी रैंडमली भी आना स्टार्ट हो गई, तो थर्ड पॉस्टुलेट भी क्या हो गया, खत्म, ठीक है। इसका अगर और एग्जांपल लिखने हैं तो दूसरा भी एक एग्जांपल लिख के रख दो, Fe0.95O, Fe0.93O के ऊपर जेई 2013 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बट मितांश, वो कंपाउंड आप ही देखो, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्या जिसमें 193 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे? ऐसा कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का है क्या? हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के कौन से एलिमेंट्स देखे, NaCl, KCl, इनके बीच में मैक्सिमम 4 से 5 एटम्स आ सकते हैं, 193 एटम्स आ पाएंगे क्या? तो नेक्स्ट, Ni0.98O, ठीक है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो हम लोगों को याद रखने हैं, और नहीं भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में ये तुम लोगों को दिया रहेगा, और इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब फोर्थ कंपाउंड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मुझे बताओ, हम लोग एटम क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? कैन वी क्रिएट और डिस्ट्रॉय एटम्स? क्या लगता है? ओके, हम लोग एटम्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सब जन नो बोल रहे हो, डेफिनेटली पक्का, किसी को चेंज नहीं करना है। अच्छा, वी कैन डिस्ट्रॉय देम, ओके, हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय देम, हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय देम? अच्छा, कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हो बताओ? वी कैन, तो इन विच प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इन विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हम लोग मतलब उन रिएक्शंस को या फिर उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वी कैन डिस्ट्रॉय देम, डेफिनेटली वी कैन डिस्ट्रॉय देम इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन। गाइस, यूरेनियम, ठीक है, ये तुम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी भी होगी। यूरेनियम रहता है एक, इट कन्वर्ट्स इनटू क्रिप्टॉन, बेरियम एंड 3 न्यूट्रॉन्स। ये पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं भी पढ़ा होगा, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया,
यूरेनियम के एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड क्रिप्टॉन और बेरियम के नए एटम्स बना लिए। तो हम लोग इन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं एंड क्रिएट भी कर सकते हैं। अथर्व, दैट इज 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट बोल रहे हो तुम लोगों को, ये पहले भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अलावा और कोई मेथड है क्या? यहाँ पे तो हम लोगों ने अगर देखे तो यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर दिया और यूरेनियम से कोई और एलिमेंट बनाए, बट हम लोग डायरेक्ट कोई एलिमेंट या फिर आइटम बना सकते हैं क्या? कभी तुम लोगों ने सुना है कि हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्स बना रहे हैं? तुम लोगों ने कभी डिस्कवरी पे LHC ऐसा कुछ सुना है? अगर किसी के दिमाग में ड्रग्स आ रहे हैं तो वो LSD होता है, प्लीज ऐसा मत सोचना। ठीक है, मैं LHC पूछ रहा हूँ, LHC ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है इन द सेंस कभी डिस्कवरी पे देखा है क्या? डिस्कवरी पे ये देखा होगा तुम लोगों को, थियरी में तो नहीं पढ़ाएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो आज एक बार सर्च करना है इसके बारे में, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। एंड इसमें है ना हम लोग दो एटम्स को लेते हैं और उनको कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एटम्स बनाए हैं। तुम लोगों ने मैन मेड एटम्स सुने? मैन मेड एटम्स, तो जो मैन मेड एटम्स रहते हैं वो यूजुअली कोलाइडर्स में ही बनते हैं। ठीक है, कोलाइडर्स में ही हम लोग बनाते हैं। और तुम लोगों को पता होगा कि 103 के बाद जितने भी आगे की तरफ है वो सारे के सारे क्या है? दे आर मैन मेड। ठीक है, सिंथेटिक एटम्स, करेक्ट। तो वहां पे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया एटम्स को एंड दे आर यूजुअली, दैट इज यूजुअली डन बाय यूजिंग LHC जैसे कोलाइडर्स। बहुत बड़े बड़े कोलाइडर्स रहते हैं हम लोगों के पास, हम लोगों के पास इन द सेंस हम लोगों ने बना के रखे तो है, सब जन यूज नहीं कर पाते बट स्टिल। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड कोलिजन रिएक्शंस या फिर कोलाइडर्स उसमें बनता है। करेक्ट बोल रहे हो ऋतुज? करेक्ट है कॉस्ट, मैंने देखा था डिस्कवरी पे एक्चुअली। ओके, एनीहू, तो आई होप तुम लोगों को सब्जेक्ट में थोड़ा सा तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। हम लोग यही सब देखने वाले हैं। ठीक है, एल LHC का फुल फॉर्म रहता है लार्ज, बाद में आज यूट्यूब करना, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। अब ये जो चीज है ना वो एक 27 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल है। 27 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल है, बहुत बड़ी। यूट्यूब पे जाके आज देखना। 2 किलोमीटर जमीन के अंदर, 2 किलोमीटर आई गेस एज पर आई रिमेम्बर, एंड 27 किलोमीटर की एक टनल। ठीक है, एंड इसमें हम लोग एटम्स को लाइट के स्पीड से भगाते हैं। हाँ 27, अच्छा किलोमीटर बोल के मैं केजी लिख रहा हूँ, सॉरी। तो लाइट के स्पीड से यहाँ पे हम लोग एटम्स को भगाते हैं, इधर से ये भागेगा, इधर से ये भागेगा, और यहाँ पे आके ये दोनों टैंक कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से दुनिया भर का कचरा बाहर निकलता है। तो वो कचरा मतलब कचरा इन द सेंस बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है, यू कांट इवन इमेजिन। आज एक बार चेक करना क्या क्या एटम के अंदर प्रेजेंट रहता है, तुम लोगों को अगर टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो। ठीक है, ना नॉट टू मेक डार्क मैटर बट वी कैन मेक एंटी मैटर फ्रॉम दिस, तुषार। एनीवे हम लोग टॉपिक से थोड़ा डिबेट हो जाएंगे अगर इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होते रहा तो। ओके, तो रिगार्डिंग थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड लिमिटेशन, देखो हम लोगों ने क्या बोला था, दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 का। वो रेशियो चेंज होके यहाँ पे हो गया 0.93:1, यहाँ पे हो गया 0.95:1। तो मुझे बताओ फिक्स रेशियो फिक्स रहा क्या? अभी नहीं रहा, वो स्टोइकोमेट्रिक से नॉन स्टोइकोमेट्रिक बन गया, होल नंबर से फ्रैक्शंस में चला गया। तो इसीलिए थर्ड लिमिटेशन, मतलब थर्ड पॉइंट की ये लिमिटेशन है। ओके, चल, तो आई गेस तुम लोगों को एक अच्छा खासा वार्म अप हो गया है। तो गाइस व्हाट डू यू से, स्पीड कैसे लग रही है? ऑल ओके? ओके, तो नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तुम लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब ये अगर तुम लोग विजुअलाइज कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी कर पाए तो वी हैव पावर ऑफ यूट्यूब। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स का एक एडवांटेज है छोटा मोटा, कि अगर कुछ बताना होगा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस तो हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग कर लेंगे ना।
फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे पहला कौन फाइंड आउट हुआ था? सबसे पहले कौन आया था? इलेक्ट्रॉन आया था, प्रोटॉन आया था, न्यूट्रॉन, सब तीनों एक साथ बने थे। हम लोगों ने डिस्कवरी किसकी पहले की थी? इलेक्ट्रॉन्स की, याद रखो। ठीक है, याद रखो, पहले आया था इन द सेंस हम लोगों ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय यूजिंग कैथोड रे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, क्यों आया ये? एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन इन अराउंड 1859। याद रखो, ये जो ईयर है वो तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। बट जस्ट तुम लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि ये कितने डिस्टेंस पे मिले हम लोगों को, मतलब कैथोड इलेक्ट्रॉन्स कब मिले, प्रोटॉन्स कब मिले, कितने साल के बाद न्यूट्रॉन मिले, तो उसकी एक आइडिया आने के लिए मैं ईयर लिख के दे रहा हूँ। नाउ दिस डिस्कवरी वॉज डन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जूलियस। This discovery was done by a scientist called as Julius Plucker. याद रखो, जे जे थॉमसन ने हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था। जे जे थॉमसन ने हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये कैसे हुआ। ठीक है, माइकल फैराडे जो थे उन्होंने पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो, 1853 में, सॉरी 1859 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढ ली थी। ठीक है, हम लोगों ने इन द सेंस अमेरिकन ने। एंड उस टाइम पे हर एक के घर पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी, एंड एवरीवन न्यू दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू वायर्स। ठीक है, एंड वायर्स आर मेड अप ऑफ metals, and metals are solids in nature. ठीक है, so they are solids. Next, then another scientist came. ठीक है, he said कि okay, we can transfer electricity through wire. Fine, we can transfer it through solid. Okay, now I'll transfer it through liquid. Now I will transfer it through liquid. And the name of that scientist was, anyone knows? Name of that scientist was, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो वायर ऐड कर दी, इधर इधर। ठीक है, एंड करंट पास किया। ठीक है, अब उन्होंने जब करंट पास किया तो ही सॉ कि इधर से करंट जा रहा है एंड इधर से बाहर आ रहा है। हाँ, तो नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ने हम लोगों को बताया कि वी कैन ट्रांसफर करंट थ्रू लिक्विड ऑल्सो। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहा है इशिता सानी का। तो माइकल फैराडे टोल्ड अस दैट वी कैन ट्रांसफर करंट थ्रू लिक्विड्स ऑल्सो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग उसके डेप्थ में अभी नहीं घुसेंगे, हम लोग ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ही। बट वी कैन ट्रांसफर इट, इधर से करंट जा रहा है तो उधर से बाहर आ रहा है। पानी के अंदर की तरफ क्या हो रहा है, वी डू नॉट हैव टू सी इट राइट नाउ। ठीक है, वी डोंट हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग दैट। बट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पानी के अंदर से ट्रांसफर हो रही है, दैट वी कैन। अब मुझे बताओ, अगर सॉलिड्स में से ट्रांसफर हो रहा है, लिक्विड्स में से भी हो रहा है, तो तीसरा क्या बचा? तीसरा क्या बचा? गैस बची। तो फिर आए जूलियस प्लकर एंड उन्होंने बोला कि सॉलिड में से हो रहा है, लिक्विड में से भी हो रहा है, अब मैं गैस में से पास करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करके रहूंगा। अब मुझे बताओ, होता है क्या एक्चुअल में? गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है क्या? करेक्ट आंसर था निश्चित आपका। तो गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है क्या? ओके, सब जन ना बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग टेस्ला का नाम ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट तो नो ही बोल रहे हैं, एंड कोई बोल रहा है कि निकोलस टेस्ला इन्वेंटेड इट। ओके, तो चलो, निकोलस टेस्ला की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले मुझे बताओ, तुम लोगों ने रेनफॉल में कभी लाइटनिंग स्ट्राइक देखा है? रेनफॉल होते वक्त कभी तुम लोगों ने लाइटनिंग स्ट्राइक देखा है? देखा है ना? तो मुझे बताओ, रेनफॉल हो रहा है तो लाइटनिंग जब कड़कती है तो वो जमीन पे आती है, पानी में जाती है, या एयर में ही रह जाती है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो वो एयर में ही रहती है। तो अगर और वो तुम लोगों को अच्छे से दिखता है, लाइटनिंग नीचे गिरते हुए तुम लोगों को प्रॉपरली दिखती है, तो कैन बी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एयर।
या फिर थ्रू गैस? अब बताओ होगा कि नहीं होगा? बाकी इन्वेंशन किसने किया एंड ऑल वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट वी कैन, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने देखा भी है। तो अभी सबका आंसर कर यस है, ओके। तो जूलियस प्लकर ने भी वही देखा था कि लाइक ओके, मुझे इतना पता है कि लाइटनिंग आती है, मैंने देखा है, और वो एयर में ही रहती है, जमीन पे कभी कभी गिर जाती है, नो डाउट वो वहां तक आ सकती है, किसी झाड़ पे भी गिर सकती है, किसी आदमी के ऊपर भी गिर सकती है, ठीक है। बट अगर वहां पे हो रहा है, नेचर में हो रहा है, तो मैं लैब में भी कर सकता हूँ, तो मैं लैब में भी कर सकता हूँ। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने बोला चलो करते हैं। अब करने के लिए उन्होंने एक ट्यूब ली, उसके अंदर एयर फिल कर दी, ठीक है। ही टुक अ ट्यूब, ये इनकी ट्यूब, एंड इसके अंदर कोई एक एयर है, ठीक है। एयर कोई भी हो सकती है, हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी समझ लो हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे उसके अंदर, अज्यूम करते हैं हाइड्रोजन के एटम्स है, ठीक है। यस इशिता, हम लोग वही देख रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए मुझे बैटरी अटैच करने की जरूरत है, या फिर एटलीस्ट हम लोगों का जो डीसी वोल्टेज का ये रहता है, या फिर एसी वोल्टेज का जो प्लग रहता है वहां पे अटैच करने की जरूरत है। तो ये मैंने अटैच कर दी बैटरी, ठीक है, ये मैंने अटैच कर दी बैटरी। गाइस अभी डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, जस्ट ये देख लो पहले क्या हो रहा है, एंड गिव मी अ मिनट, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग थोड़ी कम हो गई है, लेट मी पुट इट ऑन चार्ज। ओके गाइस, तो अब इन्होंने ये सेटअप कर दिया, ठीक है। अब सेटअप के अंदर क्या है, तो सेटअप के अंदर बहुत सारी गैस प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। हम्म, तो ये ऐसे बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जरा ज्यादा ही दिख रहे हैं ना, ठीक है। तुम लोग अभी मत बनाना डायग्राम, अच्छे से देख लो सिर्फ। अब बैटरी का जो छोटा टर्मिनल रहता है, दैट टर्मिनल इज कॉल्ड एज नेगेटिव टर्मिनल, एंड बड़ा वाला जो रहता है वो दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर ये छोटा वाला इस तरफ कनेक्टेड है, तो ये भी बन गया तुम लोगों का नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस वन विल बिकम पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज एनोड, and the negative one is called as cathode. Till this out guys, okay। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने ये सेटअप बनाया, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो आएगा, स्पार्क तो आएंगे एटलीस्ट, ठीक है, करंट है ना, तो स्पार्क तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो होगा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। अब मुझे बताओ, तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि करंट दिखेगा, करंट दिखाई नहीं, क्या करोगे? तुम लोगों को एक्सपेक्टेड है करंट दिखेगा, करंट दिखाई नहीं। अब आगे क्या करना चाहिए, तुम लोग मुझे बताओ क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए मुझे बताओ। जब नेचर में लाइटनिंग गिरती है, तो कितने वोल्टेज रहते हैं उसके अंदर? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, क्या लगता है कितने वोल्टेज रहते हैं नेचर में? जब लाइटनिंग गिरती है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, तो उसमें कितने वोल्टेज रहने चाहिए? 10, 20, 30, कितने रहने चाहिए? अगर किसी झाड़ के ऊपर भी गिर गई, तो वो लिटरली जल जाता है, 1000 वोल्ट, मिलियंस वोल्ट, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। तो उसने भी वही सोचा कि यार जब नेचर में हो रहा है, तो तभी तो हम लोग मतलब वहां पे तो पावर मतलब महाभयंकर पावर रहती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो पावर है, वो हम लोग ने शायद से छोटा लगाया होगा। तो लेट्स ट्राई इट विथ सम बिगर डेंसिटी वाला बैटरी, मतलब 10 रेस टू 4 वोल्ट हम लोग यूज करके देखते हैं, ठीक है।
10⁻⁴ वर्ड्स हम लोग यूज करके देखते हैं कुछ होता है क्या। ओके, बाय द वे एक छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझसे रह गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब ये करने से पहले मतलब मैंने डायग्राम में एक छोटा सा पॉइंट बताना भूल गया। करंट जब पास होता है तो डायरेक्ट दिखेगा क्या? करंट या फिर कुछ रेस पास होंगी, तो मतलब हवा में ऐसे करंट पास हो जाए, वायर को अगर तुम लोगों ने प्लग में लगा दिया, प्लास्टिक के ऊपर की कोटिंग निकाल दी है, तो उसमें से करंट पास होते हुए दिखता है। वायर में से करंट कभी पास होते हुए दिखा है? अनलेस अनटिल तुम लोग उसको टच नहीं कर रहे हो, तब तुम लोगों को फीलिंग आती है। ठीक है, अगर टच करोगे तो फील आएगा, बट तुम लोगों को दिखता है क्या? तब तुम लोगों को दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। ठीक है, जिंक सल्फाइड इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल। जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। जिंक सल्फाइड इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किंटिलेशन, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किंटिलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी एंड इट इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल। स्किंटिलेटिंग मटेरियल। अब हाँ, विच गिव्स अस luminescence, वेरी नाइस। ठीक है, इट गिव्स अस ग्लो। ठीक है, जब कभी ये चार्ज के कांटेक्ट में आ गया ना, अगर जिंक सल्फाइड किसी चार्ज के कांटेक्ट में आ गया, तो ये चमकना स्टार्ट करता है, फ्लोरोसेंस दिखाना स्टार्ट करता है। फॉस्फोरेसेंस इज अ डिफरेंट प्रोसेस, बट फ्लोरोसेंस जैसी रहती है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो इट शोज अस फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो अब यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तुम लोगों को ZnS स्किंटिलेटिंग मटेरियल, वो भी उसकी भी इतनी अच्छे से फीलिंग शायद से नहीं आ रही होगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि तुम लोगों ने स्किंटिलेटिंग मटेरियल पहले देखा है, कहाँ पे देखा है वो बताता हूँ। देखो, तुम लोगों के घर पे अभी यूजुअली सबके घर पे एलईडीज है, मुझे भी बताएं, बट एक जमाने में हम लोग है ना, वी यूज टू यूज ट्यूबलाइट। देखा था कभी ट्यूबलाइट? ऐसे व्हाइट कलर की एक ट्यूब रहती थी। ठीक है, अब कभी तुम लोगों के हाथ से या फिर तुम लोगों के घर पे ट्यूबलाइट फूटी थी क्या? मतलब ब्रेकडाउन हुई थी, या फिर मूवीज में भी देखा होगा तुम लोगों ने। ट्यूबलाइट जब फूटती है तो उसमें से क्या होता है? ट्यूबलाइट जब फूटती है तो उसमें से क्या होता है, क्या मतलब क्या मिलता है या फिर क्या निकलता है? स्पार्क। स्पार्क नहीं निकलता, डेफिनेटली स्पार्क नहीं निकलता। ट्यूबलाइट फूटने के बाद अंदर से एक व्हाइट कलर की पाउडर निकलती है, कभी देखा है तुम लोगों ने व्हाइट कलर की पाउडर? हाँ, वेरी नाइस सानिका। तो लाउड वॉइस वो सब तो ठीक है, बट एक व्हाइट कलर की पाउडर निकलती है। ठीक है, अब ट्यूबलाइट के अंदर होता क्या है? अगर ट्यूबलाइट कभी तुम लोगों ने जलते हुए देखी होगी ना, और बहुत पुरानी ट्यूबलाइट है, बहुत पुरानी पुरानी ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अंदर से तुम लोगों को एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ना ऐसे कुछ तो बाहर निकलते हुए दिखेगा, झुक, मतलब ऐसे एकदम फास्ट वो इस तरफ आते हुए दिखेगा, झुक झुक झुक। जब इनिशियल स्टेज पे ट्यूबलाइट जलती है, तो तुम लोग ऐसे झुक 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 ऐसे करंट पास होते हुए दिखेगा, या फिर कुछ तो लाइट स्पार्क्स निकलते हुए दिखेंगे, एंड फिर वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते। कभी नोटिस किया था ये इतना? शायद से मतलब नहीं किया होगा, क्योंकि अभी आजकल कोई यूज नहीं करता, और तुम्हारे घर पे जब ट्यूबलाइट थी तो बहुत पहले थी। ठीक है, तब तुम लोग बहुत छोटे रहोगे, बट स्टिल तो वो ऐसे ग्लो कर रही थी। अब यहाँ पे हो रहा क्या था, तो इस डायरेक्शन में से हम लोग करंट पास कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड करंट के चार्ज के वजह से, करंट के चार्ज ओके गाइज, मैं कहाँ पे ये हो गया था, लॉग आउट हो गया था, एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन निकल गया था। ओके, एम आई ऑडिबल गाइज? ओके, करंट के चार्ज की वजह से। ओके, तो करंट के चार्ज की वजह से वो ट्यूबलाइट जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। करंट के चार्ज की वजह से वो ट्यूबलाइट जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो दैट इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल, नथिंग एल्स। ओके, तो स्किंटिलेटिंग मटेरियल का काम क्या है? करंट के कांटेक्ट में आते ही ग्लो करना, चमकना। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये करने के बाद भी करंट दिखा नहीं। उन्होंने सोचा साला एक काम करते हैं, वी विल यूज अ 10⁻⁴ वोल्ट बैटरी। ठीक है, 10,000 वोल्टेज उन्होंने अप्लाई किया। अब बोले कि अभी तो होना ही चाहिए, अभी तो होना ही चाहिए। हुआ क्या? कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ।
तो अब क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि शायद है ना, मतलब शायद, ठीक है, शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गैस है और करंट को पास होना है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गैस है और करंट को क्या करना है, उसे पास होना है। बट इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो पास नहीं हो पा रहा है, इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो पास नहीं हो पा रहा है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को गैस के मॉलिक्यूल्स कम कर रहे हैं, तुम लोगों को गैस के मॉलिक्यूल्स कम कर रहे हैं, कैसे करोगे? तुम लोगों को, मतलब उन्होंने सोचा कि अभी गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े कम करके देखते हैं। तो तुम लोगों को गैस के मॉलिक्यूल्स कम करना है, वेरी नाइस, वी विल यूज अ वैक्यूम पंप, परफेक्ट, वी विल यूज अ वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप उन्होंने ऐड कर दिया एक, ठीक है, वेरी नाइस। तो वैक्यूम पंप तुम लोगों के घर पे पानी, मतलब जब बिल्डिंग में पानी जो चढ़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर के जो टंकी रहती है उसमें चढ़ाते पानी, तो वहां पे पानी चढ़ने के लिए वी यूज पंप, तुम लोगों को पता भी होगा, कभी किसी ने देखा भी होगा। तो पानी को खींचने के लिए जैसे पंप रहता है, वैसे गैस मॉलिक्यूल्स को खींचने के लिए भी पंप रहता है, एंड दैट पंप इज कॉल्ड एज वैक्यूम पंप, दैट पंप इज कॉल्ड एज वैक्यूम पंप। नाउ टेल मी, वैक्यूम पंप अगर हम लोगों ने अटैच कर दिया तो गैस मॉलिक्यूल्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली दे विल डिक्रीज इन नंबर, ठीक है। अब मुझे बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? गैस मॉलिक्यूल्स अगर कम हो गए, गैस मॉलिक्यूल्स अगर कम हो गए तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, वेरी नाइस। तो उन्होंने प्रेशर कम कर दिया, इन जनरल उन्होंने क्या कर दिया, प्रेशर कम कर दिया। दिख रहा है हम अपना पंप कैसे मस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया, एंड ही डिक्रीज्ड प्रेशर, ही डिक्रीज्ड प्रेशर एंड इट केम डाउन टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। देखो मैंने जानबूझ के ये ऐसे नंबर्स यूज किए हैं कि दोनों अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो 10⁻⁴ एंड 10⁻⁻⁴, ठीक है, यही नंबर याद रखना, बाकी टेक्स्ट बुक के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब फिर उनको मजा आया, अब मजा आया क्यों? बिकॉज देन नेगेटिव टर्मिनल से एक इनविजिबल रे निकलना स्टार्ट हो गई, नेगेटिव टर्मिनल से एक इनविजिबल रे निकलना स्टार्ट हो गई, एंड जो जिंक सल्फाइड के साथ ग्लो कर रही थी, जो जिंक सल्फाइड के साथ ग्लो कर रही थी, एंड दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट, दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ करंट, दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ करंट, ठीक है। तो अब कैसे फील आया, दिखा करंट तो मजा आया, ठीक है। तो करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब जो रेज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, जो रेज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, एंड सिंस दोज रेज वेर पासिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ वो जा रही थी। तो आते हम लोग कैसा, हम लोग उसका मतलब तुम लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें तुम लोगों को पता चल जाएगा। एक्चुअली हमारे बुक में जिंक सल्फाइड ऐसे पीछे की तरफ दिखाया जाता है, बट वो एक्चुअल वैसे पीछे नहीं रहता। आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे भी आते हैं। अब तो जो नेगेटिव रेस थे वो नेगेटिव, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, करंट जो मूव कर रहा था वो कैथोड से एनोड, तो इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स एनोड, इसीलिए हम लोगों ने इसे बोल दिया कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अब ये डायग्राम बना लो, आई होप तुम लोगों को ये प्रोसीजर समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। मैं तुम लोगों को एक छोटा सा वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, किसी को भी अगर डाउट होगा तो, एंड देन विल मूव अहेड, ठीक है। इसकी थियोरी थोड़ा लिख लेंगे, अभी के लिए ये डायग्राम कंप्लीट कर दो। एंड हाँ, ये करंट एग्जैक्टली कैसे पास हो रहा है उसका मैकेनिज्म भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, पीडीएफ तुम लोगों को पूरे इसकी मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसे अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ लिखते रहना। ओके, ड्राइंग हो भी गई, वेरी नाइस। तब तक मैं एक वीडियो सर्च कर रहा हूँ, तुम लोग भी लिखते रहो।
ओके गाइस, लिख के हुआ नहीं होगा शायद से तुम लोगों का, आई नो, बट हम लोग पहले एक वीडियो भी देख लेते हैं, विल गेट एन आइडिया। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? आई गेस नहीं दिख रही है। ओके, तो आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वापस। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तुम लोगों को मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है क्या? आई गेस नहीं दिख रहा है। तो सी दिस ट्यूब, दैट ट्यूब विच यू आर सेइंग इज अ कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, एंड अब यहाँ पे ट्यूब में अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोगों को एक व्हाइट फिल्म काइंड ऑफ थिंग दिखेगी। दिख रहा है बीच में व्हाइट फिल्म? तो दैट व्हाइट फिल्म इज जिंक सल्फाइड, जो स्किंटिलेट करने वाला है। अब अच्छे से देखना, नोटिस करना, हम लोगों ने पहले वो पीछे की तरफ दिखाया था, बट एक्चुअली वो पीछे की तरफ हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे बीच में अप्लाई करेंगे, सो दैट वी कैन क्लियरली सी इट कि वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तुम लोगों को जो रेज दिखेंगी वो इस व्हाइट एरिया में ही दिखेंगी, व्हाइट एरिया के बाद नहीं दिखेंगी। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। पहले वो जो कोई प्रोफेसर है वो एक्सप्लेन करेंगे कुछ, एंड देन डू इट। व्हाट हैपेंड? माय सिस्टम इज लैगिंग अ बिट। हाँ, तो वीडियो तुम लोगों को ऐसे ही दिखेगा, तुम लोग बाद में खुद यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो ये। ठीक है, तो ही इज शोइंग समथिंग, थोड़ा आगे जाते हैं। ही मस्ट बी एक्सप्लेनिंग विच वन इज कैथोड विच वन इज एनोड एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर करंट विल फ्लो। ठीक है, एक बार देख लेना ये वीडियो। एंड ही स्टार्टेड इट, करंट पास होना स्टार्ट हो गया। एंड अब अगर देखोगे तो एग्जैक्टली वहां पे आके रुक जा रहा है। ठीक है, तो आई गेस इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग। तुम लोगों को पाथ समझ में आ रही है कि आई गेस नहीं समझ में आ रही होगी, बट वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे। तो दिस इज कैथोड रे ट्यूब। एंड अब तुम लोगों ने ऐसी ट्यूब खुद ने कभी देखी है क्या? मतलब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम लोगों ने ये कभी देखा है क्या? चलो, बाद में यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लेना आराम से। अभी के लिए हम लोगों को जितना चाहिए था उतना तो मिल गया। ओके, सॉरी गाइस, इट नेवर हैपेंस एक्चुअली, बट आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई गेस ना। इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है बीच बीच में। आई डोंट नो व्हाई, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने कभी कैथोड रे ट्यूब देखी है क्या? तुम लोगों ने कभी कैथोड रे ट्यूब देखी है क्या? सोचो सोचो, कभी मतलब कैथोड रे ट्यूब जैसे देखने वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज देखा होगा। अ, तुम लोग वो बॉक्स टीवी के जमाने के हो क्या? पहले मुझे ये पूछना पड़ेगा कि तुम लोग वो बॉक्स टीवी जो रहती थी उसके जमाने के हो क्या? डब्बा टीवी हम लोग उसे बोलते थे, बड़ी सी रहती थी जिसका शेप ऐसा कुछ रहता था। ओके, तो तुम लोगों के घर पे कभी मतलब वो अगर खराब हो गई है एंड तुम लोग उसे ठीक कराने के लिए मतलब कोई मैकेनिक आया होगा। ओके गाइस, वेट अ मिनट, मैं जरा डोर ओपन कर लेता हूँ सो दैट कनेक्शन थोड़ा स्टेबल रहे। ओके, होपफुली नाउ इट विल बी स्टेबल। तो अब ये जो हम लोगों की बॉक्स टीवी रहती थी उसके पीछे एक ऐसा ट्यूब या फिर एक बल्ब जैसा एक इंस्ट्रूमेंट रहता था। ठीक है, तो दैट बल्ब काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज अ कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो कैथोड रेज में से यहाँ से ऐसे रेज आते थे। वो किसी ने तो यहाँ पे मैग्नेट बोला है।
तो मैग्नेट उसे अच्छे से डिफ्लेक्ट करता था, मतलब मैग्नेट इसको अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट करता था। एंड फिर वो स्क्रीन जब आपने अगर देखा होगा, ठीक है, जो स्क्रीन रहता है, ठीक है, वो स्क्रीन अगर आपने देखा होगा तो वो थोड़ा सा ग्रेइश दिखता था, ठीक है, मतलब ग्रेइश स्क्रीन दिखती थी। दैट वाज अ स्किन मटेरियल व्हिच यूज्ड टू गिव अस कलर या फिर स्किन डिलेशन। एंड यू हम लोगों को टीवी एंड ऑल नहीं देखना है, बट हम लोगों को कैथोड रे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अब ये एक्चुअली इसकी वर्किंग कैसे है, एक्चुअली इसकी वर्किंग कैसे है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, इमेजिन करते हैं कि हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस लिए, क्या कौन सी गैस लिए, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस लिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था, अभी इसको जरा ऐसे जूम करके देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा ऐसे जूम करके देखेंगे। तो एक हम लोगों का फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये हम लोगों का सेकंड इलेक्ट्रोड, एंड इन दोनों के बीच में एक है नेगेटिव टर्मिनल। फर्स्ट वन इज नेगेटिव, second one is positive, negative one is called as cathode, positive one is called as anode, and between these two one hydrogen atom is there, one hydrogen atom is there. Okay, now see, current is not passing है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो करंट पास नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है वो बता रहा हूं मैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं where I was। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आजू बाजू में रोटेट करने वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। एंड इनिशियली कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ा दिया। वोल्टेज जब हम लोगों ने बढ़ाया, वोल्टेज जब हम लोगों ने बढ़ाया, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है, ये पॉजिटिव एनोड जो है, उसकी पावर बढ़ते गई, उसकी पावर क्या होते गई, उसकी पावर बढ़ते गई। तो मुझे बताओ, पहले इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने पकड़ के रखा था, पहले इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने पकड़ के रखा था, बट अब बाहर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बाहर की तरफ क्या हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या होगा, क्या होगा, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। वेरी नाइस। धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे, धीरे धीरे ऐसे प्रोटॉन की तरफ, प्रोटॉन बोल रहा हूँ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे दूर दूर जाने स्टार्ट हो गया प्रोटॉन से। क्या हो रहा था पहले, गाइस देखो मतलब, ये मैं तुम लोगों को जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या होते जा रहा है, प्रोटॉन से धीरे धीरे स्लोली दूर जाना स्टार्ट हो गया। तो बेचारा प्रोटॉन क्या करे, अगर कोई अपने से दूर जा रहा है तो उसको भी छोड़ना ही पड़ेगा उसको। एंड एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर चला गया, प्रोटॉन के कांटेक्ट से निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन हो गया दूर, सॉरी, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन हो गया दूर। और वो किस डायरेक्शन में चला गया, वो मूव करना स्टार्ट हो गया एनोड के पास। अब यहाँ पे मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। वेरी नाइस। तो करंट पास हो गया ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, प्रोसेस समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गई सबको। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, ठीक है। एंड इस प्रोसेस में हम लोगों को पता चला कि हाँ, एटम के अंदर कुछ तो नेगेटिव है, एटम के अंदर कुछ तो नेगेटिव है जो ब्रेक डाउन होके प्रोटॉन के पास जा रहा है। हम लोगों ने एटम को क्या कर दिया, तोड़ दिया। समझ में आ रहा है, हमारे एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, और हम लोगों ने उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एटम को तोड़ दिया। एटम इज डिविजिबल, एनी डाउट। दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय जे जे थॉमसन, दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय जे जे थॉमसन, ठीक है। एंड व्हेन वी कंप्लीटली रिमूव, याद रखना, व्हेन वी कंप्लीटली रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली, देखो पहले क्या हो रहा था, वो दूर जा रहा था, पहले क्या हो रहा था, वो दूर जा रहा था, दूर जा रहा था। दूर जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। बट वो पूरी तरह से जब ब्रेक डाउन हो गया, पूरी तरह से जब निकल गया, व्हेन वी कंप्लीटली रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली removed from an atom,
then the process then the process is called as is called as आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। ठीक है, तो गाइस अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी। या दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रखो इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी डायग्राम्स एंड ऑल तुम लोगों को एग्जाम में बनानी नहीं है, याद रखना तुम लोगों को क्या बनाना है तो वो मैं बना के दिखाता हूँ। ओके चलो, तो हम लोगों को बनाना क्या रहता है, मतलब एग्जाम में हम लोगों को अगर पूछा एक्सप्लेन दिस प्रोसेस तो तुम लोग क्या बोलोगे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, तो तुम लोग बोलोगे देखो एक था हाइड्रोजन, एक था हाइड्रोजन, उसके पास था एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास था एक इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक करंट, हम लोगों ने अप्लाई किया। आयनाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे यूज होती है हम लोग वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट वो आगे, मतलब ये हम लोगों को आगे यूज होगा। बट तभी मैं तुम लोगों को कुछ नया पढ़ाने के बदले पहले से तुम लोग अगर सुन के रहोगे तो इट इज नाइस ना, इसलिए मैंने पहले से ही बता के रखा है। अब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग लगा दिया करंट, करंट लगाने की वजह से हाइड्रोजन से हम लोगों ने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये हाइड्रोजन है बेचारा, इसमें से इसमें से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैंने हाइड्रोजन से नेगेटिव चार्ज निकाला, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? मितांश करेक्ट आंसर बोल रहे हो। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव अगर निकाला तो? कनक करेक्ट आंसर है, सानी का करेक्ट आंसर है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा करेक्ट आंसर है? करेक्ट। तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज एंड बेचारे हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था। जब मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास सिर्फ क्या बचा? एक प्रोटॉन बचा। क्या बचा? तो एक सिर्फ प्रोटॉन बचा। सिमिलरली तुम लोगों को ऑक्सीजन के लिए पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन का भी क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, एक आएगा इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्रोजन गैस यूज की होती तो क्या होता? नाइट्रोजन के ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज और एक आता इलेक्ट्रॉन। यहां तक कुछ डाउट? यहां तक कुछ डाउट? हाँ, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, तुम लोग कोई भी एटम यूज करो, तुम लोग कोई भी एटम यूज करो, नेगेटिव पार्टिकल जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है ना? नहीं मितांश, वैसा नहीं होता है, एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो सेम है हमेशा, एंड दिस पार्ट इज ऑलवेज सेम, दिस पार्ट इज ऑलवेज सेम। अगर नोटिस करोगे पॉजिटिव चार्ज चेंज होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज चेंज होते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव पार्ट इज चेंजिंग, पॉजिटिव चार्ज इज चेंजिंग। तो हम लोगों ने क्या बताया, मतलब हम लोगों को क्या पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हर एक चीज में प्रेजेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक चीज में प्रेजेंट है, एंड इस चीज को ही हम लोगों ने नाम क्या दिया था जो हमेशा सेम थी? तो इस चीज को ही हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। इस चीज को ही हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड इस प्रोसेस का नाम क्या है? हम लोग एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकाल देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। ठीक है, तो ठीक है गाइस, गाइस ऑल गुड। स्पीड थोड़ा सा हम लोग स्प्रिंट करें क्या? थोड़ा सा स्प्रिंट करें, क्या लगता है? देखें हो रहा है क्या कि इसी स्पीड पे कंटिन्यू रहना है? चलो एक अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर बाकी है, हाफ एन आवर में हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, स्प्रिंट करेंगे, एंड देखते हैं तुम लोग कितना कंफर्टेबल हो थोड़ा फास्ट स्पीड पे। यूजुअली मैं इतना स्लो नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन मींस करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन मींस करंट नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस करंट। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस करंट। ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो दिस इज करंट फ्लो। ये करंट था क्या? इज दिस करंट? नो, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में का? ओके, तो गाइज आई इंक्रीज माई स्पीड अ लिटिल बिट। ठीक है, यूजुअली मैं जरा फास्ट जाता हूँ, आज फर्स्ट लेक्चर है थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए। ठीक है, तुम लोगों को भी स्पीड कितनी कंफर्टेबल है वो देखने के लिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। तो एक बार ट्राई करके तुम लोग थोड़ा और फास्ट बेयर कर सकते हो क्या? चलो लेट्स सी ना। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोगों ने जो सारी चीजें देखी वो हम लोगों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए,
नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलने के बदले ऑफ कैथोड रेज, उन्होंने कैथोड रेज के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए। ठीक है, और उन लोगों को बहुत सारे कंक्लूजन मिले। पहला कंक्लूजन इज कैथोड रेज travels in a straight line, in a straight, in a straight, क्या किया मैंने, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रेवल करेंगे, हमेशा कैसे जाएंगे, सीधे लाइन में ही जाएंगे। वो ऐसे जाएंगे क्या, वेव की तरह? बिल्कुल नहीं। तो कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, एंड एंड दे कास्ट अ शैडो, दे कास्ट अ शैडो of the objects, of the objects placed in their path। ओके, इसका मतलब क्या है? तो देखो, अगर समझो मेरे पास एक मस्त में ऐसे कैथोड रे पास हो रही है। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे कैथोड रे पास हो रही है, और बीच में मैंने कुछ ऐसे छोटा सा एक पार्टिकल ऐड कर दिया, बीच में मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, बीच में एक छोटा सा पार्टिकल रख दिया। अब जैसे ही मैंने पार्टिकल ऐड कर दिया, तो होगा क्या, तो उस पार्टिकल की शैडो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, उस पार्टिकल की शैडो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। गैस फॉलो हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग कैसे लाइट के बीच में, जब तुम लोगों की अगर तुम लोगों ने टॉर्च ऑन कर दी और तुम लोगों ने वहां पे एक पार्टी अपनी उंगली रख दी, तो तुम लोगों को शैडो दिखती है। तो सेम तुम लोगों को शैडो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ही ऐसे मस्त में एक शैडो। ठीक है, तो ओके, अगेन ये डायग्राम तो बिल्कुल मत बनाना, ये तो जस्ट तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, ये तो तुम लोगों को याद भी रह जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स, एंड if a small paddle, a small paddle, तुम लोग लिख रहे हो ना मेरे साथ, is placed, is placed in their path, then it rotates। ठीक है, इंटरनेट पे तुम लोगों को इसका भी वीडियो मिल जाएगा शायद से, अगर तुम लोग देखोगे, थोड़ा सर्च करोगे तो देखो। पहले बात मतलब, तुम लोग कभी अगर जू चौपाटी गए हो, तो जू चौपाटी पे तुम लोगों को एक ऐसे ये मिलेंगे, स्पिन व्हील्स मिलेंगे, जो हवा के साथ ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखा है तुम लोगों ने कभी ऐसे शेप वाले, ऐसे कुछ रहते हैं वो, मेहनत तो पड़ गई मेरी, ऐसा ऐसा कुछ देखा तो हो भाई। ठीक है, बचपन में खरीदा भी होगा। ठीक है, तो दिस इज अ स्पिन व्हील, एंड तुम लोगों को पता है ये हवा के साथ रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ऐसा ही इसका छोटा वर्जन है, अभी ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, वापस मैं इरेज करके नया नहीं बना रहा हूँ, बट एकदम छोटा, एक स्मॉल पैडल, मतलब एक स्मॉल स्पिन व्हील अगर हम लोग कैथोड रेज के बीच में रखेंगे, तो ये आया यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एकदम स्पीड में आया ना, झुक। ठीक है, इधर से आएगा, जुप, इसके साथ कोलाइड करेगा, इसको रोटेट करेगा, और इसे रोटेट करने के लिए बहुत छोटा स्पिन व्हील लगेगा, बहुत छोटा और बहुत हल्का फुल्का, अभी मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया, बट रोटेशन के लिए बहुत छोटा स्पिन व्हील इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड, व्हेन प्लेस्ड
इन एन इलेक्ट्रिकल और magnetic field, they gets deviated, showing showing that they carry showing that they carry चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में पहले से तुम लोगों ने एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अटैच करके रखा था, बट अगर मैं एक नया चार्ज अटैच कर दूं, यहाँ पे नीचे की तरफ एक पॉजिटिव, ऊपर की तरफ एक नेगेटिव, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नेगेटिव, नीचे की तरफ एक पॉजिटिव, मैंने और एक चार्ज अटैच कर दिया बैटरी को कनेक्ट करके, ये सिर्फ मैंने इलेक्ट्रोड बनाए, बट ये बाद में वापस ऊपर वायर एंड ऑल वो तो आ ही जाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने और अगर चार्ज अटैच किया तो कैथोड रेस ऐसे स्ट्रेट जाएंगी या डिविएट होंगी, और डिविएट अगर होंगी तो कौन से तरफ होंगी? कैथोड रेस मतलब इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ हमारे कैथोड रेस, नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेस कहाँ पे जाएंगी? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो अथर्व, जो ही करेक्ट बोल रहे हो, मितांश करेक्ट बोल रहे हो, तुषार करेक्ट बोल रहे हो, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिविएट डाउनवर्ड, सनी का करेक्ट है। तो देखो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ डिविएट होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस मुझे बताओ, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ था कैथोड रेस का वो पॉजिटिव की तरफ चला गया, वो पॉजिटिव की तरफ अगर चला गया तो वो क्या इंडिकेट करेगा? दे कैरीज विथ चार्ज, दे कैरीज विथ चार्ज। देख वो चार्ज कैरी कर रहे, इतना पता चल गया, दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज, परफेक्ट, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो दिस इंडिकेट्स दे डिविएट टुवर्ड्स, दे deviate towards positive charge, positive charge, indicating they are negatively charged. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम? कैथोड रे प्रोड्यूसेस, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। अब मुझे लगता नहीं ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुम लोगों ने फ्लोरोसेंट कंपाउंड तो देखे रहेंगे, कुछ चीजें फ्लोरोसेंट रहती है रात में चमकने वाली, और उनका ग्लो कैसे रहता है, ऐसे वो एक ऐसे ग्रीनिश नियॉन कलर का रहता है। ठीक है, अब जब हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो तुम लोगों को कैथोड रेज का कलर भी क्या दिखा था? तो वो भी ग्रीनिश नियॉन कलर का ही दिखा था। तो बोथ आर सेम, तो हेंस दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, नथिंग एल्स। दिस पॉइंट इज क्वाइट एक्सप्लेनेटरी, ये अपने आप एक्सप्लेन हो जा रहा है। तो नेक्स्ट, कैथोड रेज, कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट, कैन पेनिट्रेट thin layers, thin layers of aluminium and metals। ठीक है, अगर कोई एक छोटा सा पतला सा मेटल हम लोगों ने रख दिया, तो अगर हम लोगों ने कोई एक छोटा सा पतला सा मेटल कैथोड रेस के बीच में रख दिया, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर हम लोगों ने एक पतला सा, पतला मेटल है ना हम लोगों के पास, तो जरा इसको पतला कर देते हैं, ज्यादा ही पतला हो गया, बहुत छोटा पतला है। हाँ, अगर हम लोगों ने एक एकदम छोटा सा दुगला पतला से मेटल रख दिया बीच में, ठीक है, और यहां से हम लोग पास कर रहे हैं कैथोड रेस, तो क्या होगा? कैथोड रेस इस पतले से मेटल के थ्रू पास हो सकती है डायरेक्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अपना एकदम पतला छोटा सा एलिमेंट, एकदम छोटा पार्टिकल, वो एटम्स के थ्रू या फिर ऐसे एक पतले शीट के थ्रू पास नहीं हो सकता क्या? छोटे पार्टिकल्स, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। किसका ये डाउट था? ओके, वैष्णवी इस करेक्ट बोल रहे हो, जो फ्लोरोसेंस आ रहा है
वो जिंक सल्फाइड की वजह से आ रहा है, बट जिंक सल्फाइड के ऊपर वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहा है? दे प्रोड्यूसेस, मैंने बोला है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फाइड के ऊपर, करेक्ट। ओके, तो अब सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ ये इफेक्ट बताने के लिए। मुझे बताओ, तुम लोग उनके घर पे तुम लोगों ने हर एक कोना पैक करके रखा है, खिड़की हर एक क्लोज्ड है, ठीक है, पूरा घर बंद है। साल भर के बाद तुम लोग उस घर में चले गए वापस, दरवाजे खिड़की हर एक चीज बंद करके रख गए थे, साल भर के बाद तुम लोग घर पे चले गए, तो मुझे बताओ घर के अंदर धूल रहेगी या घर एकदम नीट एंड टाइडी रहेगा? क्या लगता है? डस्ट पार्टिकल्स वहां पे रहेंगे या नहीं रहेंगे? डेफिनेटली इट विल कंटेन अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, इसलिए यूजुअली अगर हम लोग घर बंद करके जा रहे हैं तो उसके ऊपर ड्रेप्स रख के चले जाते हैं, ठीक है, वी पुट समथिंग ऑन आवर फर्नीचर एंड बाद में हम लोग निकल जाते हैं, सो दैट व्हेन विल कम वी कैन जस्ट रिमूव देम, ठीक है। बहुत सारी धूल मिट्टी रहती है, परफेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज धूल मिट्टी के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, एंड वो छोटे पार्टिकल्स इधर से भी स्लिप हो सकते हैं। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा सा है, तो वो इजीली स्लिप हो सकता है, ठीक है। बट बट कभी ऐसे एक साल भर घर खिड़की दरवाजे सब बंद है और तुम लोग घर के अंदर गए और तुम लोगों को दिखा है कि अरे एक कबूतर बैठा है आगे सामने, ठीक है, ऐसे मतलब कबूतर उड़ के आया या फिर क्रो व्रो उड़ के आ गए एंड वो वहां पे बैठे पड़े, वैसे होता है क्या? तो वो नहीं होगा, बराबर, वो होने के चांसेस नेक्स्ट टू नथिंग है, अनलेस एंड अनटिल तुम लोगों की खिड़की टूट गई थी, चोरी वोरी हो गई थी, वैसा कुछ होगा तो आके बैठेंगे, बट नहीं तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली दे विल नॉट कम। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज कबूतर की साइज उस खिड़की के अंदर जाने की जितनी बड़ी नहीं है। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन से कोई बड़ा पार्टिकल आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन से कोई बड़ा पार्टिकल आ गया तो इट कैनॉट पास, बट इलेक्ट्रॉन कैन पास। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया कबूतर वाला, तो वो हम लोगों को नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाला है। तो चलो, ये यहाँ तक आएगा, तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट। अथर्व नहीं होगी, यहाँ पे हम लोग एकदम फाइन रे सेंड करेंगे तो शैडो भी नहीं दिखेगी, शैडो नहीं दिखेगी, वो डायरेक्ट पास हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे शैडो हम लोगों को नहीं दिखेगी। अच्छा पॉइंट था, अच्छा क्वेश्चन था अथर्व, नाइस। ओके, सिक्स, दे अफेक्ट दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। तुम लोगों ने वो पुराने जमाने के रोल वाले कैमरास देखे जिसके अंदर रोल रहता था? ए एल, ए एल इज एल्यूमिनियम, ए एल इज एल्यूमिनियम, सॉरी मैं बताना भूल गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो पुराने रोल वाले कैमरास, ओके, रोल वाले कैमरास में जो हम लोग रोल ऐड करते थे, कोडक का एक रोल आता था, ठीक है, तो वो रोल ब्राउन कलर की एक शीट आती थी, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोग्राफिक प्लेट, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोग्राफिक प्लेट। तो हम लोगों ने भी देखा है, एक हम लोगों ने नया नया कैमरा लाया और उसको पूरा ऐसे ओपन कर दिया, हम लोग अगर उस रोल को पूरी तरह से ओपन करेंगे चलेगा क्या? उस रोल को, मतलब तुम लोगों को अभी एज गैप रहने की वजह से तुम लोगों ने वो कितना देखा है मुझे आइडिया नहीं है, बट पूरे रोल को हम लोग ओपन नहीं कर पाते थे। अगर हम लोगों ने पूरे रोल को ऐसे ओपन कर दिया तो वो पूरा रोल खराब हो जाता है, पूरा का पूरा रोल खराब हो जाता है, बिकॉज लाइट पार्टिकल उससे स्ट्राइक करते हैं एंड वो डिसइंटीग्रेट, मतलब उसकी उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और वो खराब ही होगा इन जनरल, ठीक है। सेम वे अगर तुम लोगों के पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, अगर तुम लोगों के पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, दिस इज माई फोटोग्राफिक प्लेट, एंड तुम लोगों को अभी पता नहीं, आई नो तुम लोग उस जमाने के नहीं हो रोल वाले, बट अगर तुम लोगों ने एक्सरे देखा है ना, एक्सरे देखा है, एक्सरे, एक्सरे कभी ना कभी निकलवाया रहेगा, तो एक्सरे से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेस पास करते हैं, झुपुक, ठीक है, रेज इधर से जाती है पीछे की तरफ, मतलब मैंने चेस्ट का एक्सरे निकाला था एक्चुअली, तो इसलिए वो डायरेक्ट मतलब वो आया, तो एक बार मैंने चेस्ट का एक्सरे निकाला था, तो चेस्ट में से रेस पास हुई, वो डायरेक्ट पीछे जाके एक फोटोग्राफिक प्लेट रहती है, लोगों ने देखा भी होगा कैसे थिन प्लेट, और उसके ऊपर जाके वो स्ट्राइक होता है, एंड फिर तुम लोगों को उसमें अलग अलग कलर्स दिखना स्टार्ट होते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो रहती है ना, वो यूजुअली एक्सरे के लिए जो रहती है वो ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ रहती है, एंड एक्सरेज की वजह से वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, एक्सरेज की वजह से वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब वो स्ट्राइक करेगा तो तुम लोगों को उसका कलर दिखेगा, पहले वो ऐसे ट्रांसपेरेंट थी और उसके बाद उस पर एक ब्लैक कलर या फिर कुछ ब्राउन कलर आ गया, वाई? बिकॉज ऑफ आर इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वजह से वहां पे वो कलर एक टिंच रह जाती है। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। ओके, स्ट्राइक होने से व्हाइट नहीं होता गाइस। स्ट्राइक होने से व्हाइट कैसे होगा, वो स्ट्राइक होने से ब्लैक होता है। और हमारे बोन्स जो रहते हैं उसके थ्रू एक्सरेस पास नहीं होते, तो वो व्हाइट व्हाइट ही रह जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने एक्सरेस के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया, बट स्टिल। ओके। हाँ करेक्ट, फोटोग्राफ के पेपर को भी हम लोगों ने अगर वहां पे रख दिया बाहर की तरफ तो वो डल हो जाता है। लाइट की वजह से ये चीजें अफेक्ट होती ही है, फोटोग्राफी प्लेट्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, इसमें हम लोग इसकी जनरल इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल क्या प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, हम जनरल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूई, विच इज नथिंग बट कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे ही हम लोग बोलते हैं 1 ई। ठीक है, दिस इज पार्ट ए। जनरल प्रॉपर्टीज में पार्ट टू, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग बोलेंगे एम ई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एम ई, विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 के जी। ठीक है। एंड थर्ड, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या, तो मास ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास बोल रहा हूं, चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम ई, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम ई। अब हम लोग ये अगर करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻23, सॉरी -31 केजी। ये वाली तुम लोगों को एग्जाम में दी गई रहेगी, अगर नहीं दी रहेगी तो तुम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो आता है, मैं डायरेक्ट तुम लोगों को आंसर बता रहा हूँ, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम, ऊपर कूलम था नीचे केजी था, तो पर केजी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये तीन चीजें तुम लोगों को पता रहनी चाहिए। तो गाइस, आई गेस ये पॉइंट्स तुम लोगों ने मेरे साथ लिखे तो होंगे, बट स्टिल थोड़ा टाइम तो देना बनता है, इसलिए मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ओके। हाँ, ये तुम लोगों को याद रखना है, ये वैल्यूज तुम लोगों को याद रखनी है। एक का डाउट है, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज। तो देखो, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट, स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो मैं यूनिटरी मेथड यूज करके तुम लोगों को दिखा देता हूं। 9.1 इंटू 10⁻31 केजी का एक इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी का एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज। अब मुझे 1 kg इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज चाहिए, तो मुझे बताओ क्या करूं। 1 kg के ऊपर कितना चार्ज, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। यू विल गेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है गाइस। तो हाँ, तो मुझे बताओ ये स्पीड कैसे लगी, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ लिखा, लिखते लिखते तुम लोगों ने पढ़ा, तो हाउ वाज इट, कंफर्टेबल थे या पहले जैसे चल रहा था वैसे रखना है, बताओ। ओके, दिस वन नाइस, बोथ वेज आर ओके। ठीक है, किसी को भी अगर थोड़ा मतलब इतना फास्ट जाने से
प्रॉब्लम आ रही होगी तो बोलो। तुम लोगों को यूज टू होने तक हाँ थोड़ा स्लो, ठीक है, डजेंट मैटर, हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे पक्का, ठीक है। एंड हाँ, लिखने के लिए तो मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा इस, बट स्टिल हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे। Second point, okay, second point. Okay, they produce mechanical effect if a small paddle is placed in their path. Okay, तो देखो यूजुअली कैसे होता है, हम लोगों के पास अगर एक स्पिन व्हील है, स्पिन व्हील मतलब क्या, तो जो हवा में रोटेट होने वाली चीज, ठीक है। कैथोड कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव रहता है वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिजिक्स में कैथोड हमेशा नेगेटिव रहता है, अभी हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कैथोड हमेशा नेगेटिव लेंगे। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कैथोड कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है वो पढ़ेंगे, अभी के लिए हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले गाइस। तो देखो, इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, इसका मतलब क्या है वो लिखते हैं। देखो, ये हम लोग का स्पिन व्हील है, यहाँ पे जब मैं हवा ब्लो करता हूँ, स्पिन व्हील में जब मैं हवा ब्लो करता हूँ, तो हवा ब्लो होने की वजह से क्या होता है, इट स्टार्ट रोटेटिंग, ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। अब इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब काइनेटिक मोशन, करेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब क्या है, तो काइनेटिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काइनेटिक मोशन, यप मैं तुम लोगों को पीडीएफ फॉर्म में इसको भेज दूंगा, पीडीएफ या फिर इमेज फाइल में, इमेज फॉर्म में इसको भेज दूंगा। अब ये सेम इफेक्ट हवा के साथ जो हम लोगों को दिखता है, वैसे मैं अगर छोटा पैडल यूज करूँ, छोटी व्हील यूज करूँ मैं, तो मुझे यही सेम इफेक्ट कैथोड रेस के साथ दिखता है। किसके साथ दिखता है, कैथोड रेस के साथ भी वो स्पिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इफेक्ट। एनी डाउट? ओके गाइस, सबका लिख के हो गया या किसी का लिखना बाकी है? ओके, तो गाइस ये फोटोग्राफिक प्लेट वाला पॉइंट जो है ना, वो तुम लोगों ने कभी वो फोटोग्राफिक प्लेट ही नहीं देखी, इसके वजह से हजम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मतलब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं, या तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर देता, बट वो इतना एक्सप्लेन करने जैसा टॉपिक नहीं है। ओके, तो चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज दिस, एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। तो तुम लोगों में से किसी को ये डाउट नहीं आया, मतलब एक्चुअली मैंने वो वैसे दिखाया नहीं तो तुम लोगों को डेफिनेटली वो डाउट आता कि ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये समझ में आ गया था सबको, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, एकदम सिंपल डाउट है, एकदम सिंपल डाउट है। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? करेक्ट बोल रहे हो मितांश? तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाना चाहिए? नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन देखो, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हाइड्रोजन तो नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो हम लोगों को कैथोड रे मिला, एनोड की तरफ से आने वाला कुछ मिला नहीं क्या? देखो, इलेक्ट्रॉन कैथोड के डायरेक्शन से निकला ना, मतलब कैथोड के डायरेक्शन से ट्रेवल हो रहा था, मतलब कैथोड की तरफ से निकल रहा है, ऐसे हम लोगों को फीलिंग आएगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ट्रेवल हुआ, तो वो कैथोड से निकल रहा है, ऐसे हम लोगों को फीलिंग आई। तो एनोड दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, एंड एनोड जब दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एनोड जब दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लगना चाहिए कि एनोड रेस भी पैदा हो रही है, ठीक है। प्रोटॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, वो दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोगों को वहां पे फीलिंग आनी चाहिए कि एनोड रेस भी पैदा हो रही है।
तो हम लोगों को एनोड रेस क्यों नहीं दिखी? मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देके रखा है। मैंने तुम लोगों को एनोड रेस क्यों नहीं निकली उसका एक्सप्लेनेशन पहले से देके रखा है। हेंस आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि एनोड रेस हम लोगों को क्यों नहीं मिली? क्या लगता है एनोड रेस हम लोगों को क्यों मिली नहीं? रेजिस्टेंस नहीं नहीं। देखो, पहली बात मैंने तुम लोगों को बताया इलेक्ट्रॉन डोंट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। नो, करेक्ट नहीं है आंसर, रॉन्ग है, रॉन्ग है। मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देके रखा है, बस तुम लोगों को अभी वो क्लिक नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहले थोड़ा सा एडिटिंग। देखो, जब हम लोगों ने जिंक सल्फाइड पीछे की तरफ लगाया था तो हो रहा क्या था? जब हम लोगों ने जिंक सल्फाइड पीछे की तरफ लगाया था तो हो रहा क्या था? इलेक्ट्रॉन मेटल्स को पेनिट्रेट करके जा सकते हैं। ये पॉइंट याद है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स को पेनिट्रेट करके बाहर जा सकते हैं। ये पॉइंट याद है क्या सबको? ठीक है, पक्का? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन एकदम छोटा सा था। देखो, इलेक्ट्रॉन एकदम छोटा सा था, इसलिए वो पेनिट्रेट कर पा रहा था। मैंने ये भी तुम लोगों को बताया था कि तुम्हारे घर के अंदर छोटी डस्ट के पार्टिकल्स आ सकते हैं, बट एक अक्खा कबूतर आ सकता है क्या बाहर से उड़ के? लाइक चलो डायरेक्ट खिड़की में से पास हो गया, ऐसे होता है क्या कभी? कैसे उड़ते उड़ते आया, यहाँ पे खिड़की थी, झुप झुप पास हो गया। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ, सेम वे ये इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल था, इसलिए वो पास हो पाया। बट बट हमारे एनोड रेस जो बड़े पार्टिकल्स है वो पास हो पाएंगे क्या? एनोड रेस जो बहुत बड़े पार्टिकल्स है वो पास हो पाएंगे क्या? गाइस, मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो वो नहीं पास हो पाएंगे। वेरी नाइस। तो देखो, एनोड रेस, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने फिर यही सोचा। उसके बाद एनोड रेज एंड ऑल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ने वाले हैं। मैं तुम लोगों को अभी जस्ट एक आइडिया देके रख रहा हूँ। डायग्राम तुम लोग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बनाओगे तो अच्छी बात है। तो देखो, एनोड रेज जो है वो फाइंड आउट करने के लिए फिर आए एक गोल्डस्टीन करके साइंटिस्ट, उनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या सोचा? गोल्डस्टीन ने क्या सोचा कि अगर कैथोड से कुछ तो निकल रहा है, अगर कैथोड से कुछ तो निकल रहा है तो एनोड से भी कुछ तो निकलना चाहिए। अगर कैथोड से कुछ तो निकल रहा है तो एनोड से भी कुछ तो निकलना चाहिए। बाकी अपैरेटस सेम ही है, मतलब यहाँ पे भी वैक्यूम पंप है एंड कंडीशन भी सारी की सारी सेम। तो उनको क्या लगा, उन्होंने दोनों जगह पे स्किंटिलेटिंग मटेरियल ऐड कर दिया एज यूजुअल। यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। ठीक है, अ, हाँ, ये नेक्स्ट टाइम वापस होगा, बट हाँ अभी के लिए एक बार देख लो सो दैट नेक्स्ट टाइम में और थोड़ा फास्ट जाओ। देखो, एनोड रेस तो निकल ही रही थी, एनोड रेस क्या हो रही थी, वो निकल ही रही थी, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। एंड वो निकल के वो यहाँ से पास होके आर पार भी जा रही थी, और आर पार जाके यहाँ पे तुम लोगों को स्किंटिलेशन भी दिखा रही थी, ऐसे चमक भी रही थी मस्त में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ZNS स्क्रीन पीछे की तरफ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पीछे जाके चमक भी रहा था, बट उन्होंने क्या सोचा कि ना एनोड की तरफ से भी कुछ तो आ रहा होगा। अगर कैथोड से कुछ तो निकल रहा है ना, कैथोड से अगर कुछ तो नेगेटिव निकल रहा है तो एनोड से कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी निकलना ही चाहिए। बट प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी साइज बहुत बड़ी हो सकती है। साइज अगर बहुत बड़ी होगी तो वो कैथोड में से पास नहीं हो पा रहा है। याद रखो, दिस इज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड। जो ब्लू रेज है वो एनोड से निकल रही है, बट कैथोड के ऊपर आके वो खत्म हो जा रही है, वो आर पार नहीं जा पा रही है। जैसे कि डस्ट पार्टिकल विंडो से आर पार आ पा रहे हैं, गैप में से बाहर आ पा रहे हैं, बट एक पूरा जो बर्ड है वो आर पार नहीं जा पा रहा है। तो सेम सिचुएशन होगी। तो लेट्स डू वन थिंग, विंडो ही ब्रेक कर देते हैं। विंडो ही ब्रेक कर देते हैं मतलब क्या? तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बना देते हैं। तो उन्होंने जो कैथोड था वो परफोरेटेड बनाया,
वो क्या बना है, परफोरेटेड मतलब उसमें होल्स कर दिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज परफोरेटेड कैथोड, मतलब होल्स वाला कैथोड। एंड फिर उनको मिला स्किंटिलेशन एंड ऐसे हुई डिस्कवरी एनोड रेस की। अब याद रखो ये परफोरेटेड कैथोड मतलब क्या, तो कैथोड एक ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट रहती है, एक मेटल जो सर्कुलर डिस्क में है, एंड उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बना दिए, छोटे छोटे उसके अंदर होल्स बना दिए, एंड इसे हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। अब हम लोगों ने इसे देखा कैसे, हम लोग ने इसको ऐसे एक साइड से देखा, मतलब ये डिस्क को मैंने ऐसे थोड़ा टिल्ट करना स्टार्ट किया, फिर टिल्ट करते करते मैंने इतना टिल्ट किया कि मुझे उसकी सिर्फ एज दिख रही है, ठीक है। तो सिर्फ एज पे मुझे दिखाने के लिए मैंने छोटे होल्स बना दिए, बट परफोरेटेड कैथोड एक्चुअली ऐसा रहता है। दिस इज कॉल्ड एज, सॉरी यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ मैं, तो दिस इज कॉल्ड एज परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। तो ऐसी हुई थी एनोड रेस की खोज। एनोड रेस, एक आइडिया आ गई सबको, एक आइडिया आ गई क्या, बताओ।